दोस्तों, शहर का वो सबसे व्यस्त चौराहा आज खामोश था। खामोश इसलिए नहीं कि वहां भीड़ नहीं थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि आज वहां जिला कलेक्टर यानी डीएम साहिबा का काफिला गुजरने वाला था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई रास्तों को खाली करवा रही थी। पटरी पर दुकान लगाने वाले, रेहड़ी वाले और छोटे मोटे सब्जी वाले अपनी रोजी रोटी का सामान समेट कर यहाँ वहां भाग रहे थे। इन भागते हुए लोगों के बीच एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र 70 के पार रही होगी, अपने कांपते हाथों से अपनी सब्जियों की टोकरी को सड़क के किनारे करने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर कमजोर था, आंखों में मोतियाबिंद का धुंधलापन था और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उनका नाम दीनानाथ था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी, सफेद गाड़ी, उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उससे उतरी जिस जिले की नई डीएम शालिनी सिंह। चेहरे पर सत्ता का नशा, आंखों में कड़वाहट और चाल में ऐसा घमंड जिसे जैसे पूरी दुनिया उसकी जागीर हो। शालिनी को शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का जुनून सवार था और उन्हें ये गरीब रेहड़ी वाले अपनी शहर की सुंदरता पर धब्बे लगते थे। अरे ओ बुढ़े, सुनाई नहीं देता क्या? शालिनी की कड़क आवाज गूंजी। दीनानाथ हड़बड़ा गए। उनके हाथ से टोकरी छूट गई और लाल लाल टमाटर सड़क पर बिखर गए। वो झुककर उन्हें उठाने ही वाले थे कि शालिनी ने अपने चमचमाते बूट से उन टमाटरों को कुचल दिया। मैडम जी, मैडम जी, गरीब आदमी हूँ, बस हटा ही रहा था, दीनानाथ ने हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में कहा। शालिनी ने नाक पर रुमाल रखते हुए हिकारत से देखा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शहर गंदा रहता है। हटाओ ये कचरा यहाँ से, वरना अभी जेल में डलवा दूंगी। इतना कहकर शालिनी ने अपनी पर्स से 100 का एक नोट निकाला और उस बुड्ढे के मुंह पर दे मारा। ये ले तेरे नुकसान की भरपाई, अब दफा हो जाए यहाँ से। नोट हवा में लहराता हुआ नाली के पास जा गिरा। दीनानाथ ने उस नोट को नहीं देखा। उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से उस अफसर को देखा। सूरज की रोशनी शालिनी के चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही दीनानाथ की नजर शालिनी के चेहरे पर पड़ी, उनके होंठ फड़फड़ाए। एक पल के लिए समय रुक गया। शालिनी भी उस बूढ़े को घूर रही थी, यह देखने के लिए कि वो नोट उठाता है या नहीं। लेकिन तभी उस बूढ़े ने जो कहा, उसे शालिनी के पैरों तले से जमीन खींच ली। बहू। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शालिनी के कानों में किसी धमाके की तरह गुंजी। उसने चौंक कर उस बूढ़े को गौर से देखा। वो झुर्रियों भरा चेहरा, वो माथे पर पुराना चोट का निशान। शालिनी का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह कोई साधारण सब्जी वाला नहीं था, यह दीनानाथ थे, उसके अपने ससुर। वो पिता समान ससुर, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर शालिनी को दिल्ली पढ़ने भेजा था ताकि वो अफसर बन सके। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शालिनी को 8 साल पुरानी वो रात याद आ गई जब उसका सिलेक्शन हो गया था। तब उसने अपने पति और ससुर से कहा था कि वह एक बड़े ओहदे वाले अफसर है और एक साधारण क्लर्क पति और किसान ससुर के साथ रहना उसकी इमेज के लिए सही नहीं है। वो घर छोड़कर चली गई थी, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। उसने सोचा था कि वो लोग गांव में ही सड़ रहे होंगे, लेकिन आज आज वही ससुर, जिसने उसे बेटी मानकर पालने के लिए अपने बुढ़ापे का सहारा यानी अपनी जमीन बेच दी थी, वो उसके सामने फटे हाल में खड़ा था। और शालिनी शालिनी ने उसी के पेट पर लात मारी थी। भीड़ तमाशा देख रही थी। किसी को नहीं पता था कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। शालिनी का गला सूख गया। उसका घमंड, उसका पद, उसकी पावर, सब उस एक शब्द बहू के सामने बोले पड़ गए। तुम, आप यहाँ? शालिनी के मुंह से बमुश्किल निकला। दीनानाथ ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उन्हें लगा कि शायद उनकी वजह से मेम साहब की बेइज्जती हो रही है। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़े। माफ करना मैडम जी, गलती हो गई। मुझे लगा मेरी बेटी है, बुढ़ापा है ना, आंखों से धोखा हो जाता है। दीनानाथ ने वो रिश्ता नहीं स्वीकारा। उन्होंने शालिनी को पहचान लिया था, लेकिन भरी भीड़ में अपनी अफसर बहू का सिर शर्म से झुकने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खुद को पागल साबित करना बेहतर समझा। वो झुके, नाली के पास पड़ा वो 100 का नोट उठाया और कांपते हाथों से शालिनी की तरफ बढ़ा दिया। ये रख लो बेटी, गरीबों की दुआ लगेगी, तुम्हारी तरक्की हो। दीनानाथ ने अपनी टूटी हुई टोकरी उठाई और भीड़ को चीरते हुए, लंगड़ाते हुए वहां से चले गए। शालिनी पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। पुलिस वाले, जनता, सब हैरान थे कि खूंखार डीएम साहिबा उस बुढ़े पर चिल्लाई क्यों नहीं। शालिनी का पूरा दिन कैसे बीता उसे खुद नहीं पता चला। एसी केबिन में बैठकर भी उसे पसीने आ रहे थे। फाइलों के हर पन्ने पर उसे दीनानाथ का वो लाचार चेहरा और कुचले हुए टमाटर दिख रहे थे। वो टमाटर नहीं थे, वो उस बूढ़े पिता के सपने थे जिन्हें शालिनी ने अपने अहंकार के जूतों तले रौंद दिया था। शाम होते होते शालिनी से रहा नहीं गया। उसने अपनी सरकारी गाड़ी नहीं ली, एक प्राइवेट टैक्सी की और उस बस्ती की तरफ निकल पड़ी जहां दीनानाथ के जाने की खबर उसे
अपने मुखबिर से मिली थी। एक तंग बदबूदार गली के आखिरी कोने पर एक झोपड़ी थी। अंदर एक दिए की मध्यम रोशनी जल रही थी। शालिनी दबे पांव वहां पहुंची। अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। बाबूजी, दवाई ले लो। एक जानी पहचानी आवाज आई। शालिनी ने झांक कर देखा। अंदर एक खटिया पर दीनानाथ लेटे थे और पास में उसका पति, जो अब समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था, उन्हें पानी पिला रहा था। रहने दे बेटा, दीनानाथ ने हाँफते हुए कहा। दवाई के पैसे नहीं है, आज सब्जी नहीं बिकी। एक बड़े अफसर की गाड़ी आई थी, सारी सब्जी खराब हो गई। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं कल मजदूरी ज्यादा कर लूंगा, बेटे ने दिलासा दिया। रवि, दीनानाथ ने बेटे का हाथ पकड़ा। जानता है वो अफसर कौन थी? वो शालिनी थी। रवि का हाथ रुक गया। शालिनी, तुमने उसे बताया नहीं कि तुम कौन हो? कैसे बताता बेटा? दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। वो इतने बड़े पद पर है, अगर दुनिया को पता चलता कि उसका ससुर सब्जी बेचता है तो लोग उस पर हंसते, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मैंने उसे बताया बनाया है बेटा, उसे बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। उसने हमें छोड़ दिया, पर मैं, है तो वो मेरी बेटी ही। दरवाजे पर खड़ी शालिनी का कलेजा यह सुनकर फट गया। वो अंदर भागी और दीनानाथ के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं अंधी हो गई थी। ताकत के नशे ने मुझे जानवर बना दिया था। रवि और दीनानाथ सन्न रह गए। शालिनी, जो कभी उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज इस गंदी झोपड़ी में जमीन पर बैठकर रो रही थी। बहू, दीनानाथ ने कांपते हाथों में उसके सर पर हाथ रखा। तू यहाँ उठ बेटी, जमीन पर मत बैठ, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गंदे कपड़े नहीं, मेरी आत्मा गंदी हो चुकी है बाबूजी, शालिनी ने सिसकते हुए कहा। जिस पिता ने अपनी जमीन बेचकर मुझे पढ़ाया, मैंने उसी के पेट पर लात मारी। मैंने आपको भिखारी समझा, मैं नरक में भी जाने लायक नहीं हूँ। शालिनी ने अपना पर्स खोला और नोटों की गड्डियां दीनानाथ के सामने रख दी। चलिए मेरे साथ, मेरे बंगले पर। अब आप और रवि मेरे साथ रहेंगे। मैं सब ठीक कर दूंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आप मेरे ससुर हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीनानाथ ने उन पैसों को देखा, फिर शालिनी को। उन्होंने धीरे से नोटों को वापस शालिनी की तरफ सरका दिया। दोस्तों, कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने परिवार से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव माई फैमिली जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दीनानाथ ने शालिनी के सिर पर हाथ फेरा और एक ऐसी बात कही जो आज हर उस इंसान को सुननी चाहिए जिसे अपने पैसों या पद का घमंड है। बेटी, दीनानाथ मुस्कुराए, एक दर्द भरी मुस्कान। तूने आज जो आंसू बहाए उससे मेरा कलेजा ठंडा हो गया। तूने अपनी गलती मानी, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन अब हम तेरे साथ नहीं जा सकते। क्यों बाबूजी? शालिनी तड़प उठी। क्योंकि बेटी, दीनानाथ ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, रिश्ते कांच की तरफ होते हैं, जब टूटते हैं तो जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उनमें दरार हमेशा रह जाती है। 8 साल पहले जब तू गई थी तब तूने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, तूने हमारा स्वाभिमान भी तोड़ दिया था। आज अगर हम तेरे साथ चलेंगे तो दुनिया कहेगी कि ससुर ने बहू की दौलत देख ली। हम गरीब जरूर हैं बेटी, पर बिकाऊ नहीं। शालिनी चुप रह गई। उसे समझ आ गया कि दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। ओहदे से सलाम खरीदा जा सकता है, सम्मान नहीं। लेकिन एक वादा कर, दीनानाथ ने कहा, आज के बाद किसी गरीब की टोकरी पर लात मत मारना। वर्दी की यह गर्मी में ये मत भूलना कि उस वर्दी के अंदर भी एक इंसान है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शालिनी उस रात उस झोपड़ी से खाली हाथ लौटी, लेकिन उसका दिल भारी था। उसने अगले ही दिन से शहर में गरीबों के लिए विशेष वेंडर जोन बनवाने का काम शुरू किया। उसने अपने ससुर और पति के नाम से एक अनाथालय भी खोला, लेकिन वो उन्हें कभी अपने घर वापस नहीं ला पाई। दीनानाथ ने अपनी गरीबी में भी अपना सिर ऊंचा रखा और शालिनी को सिखा दिया कि पद बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने संस्कारों से, अपने त्याग से। उस दिन बाजार में शालिनी ने सिर्फ टमाटर नहीं कुचले थे, उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खो दी थी, अपना परिवार। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज राजा है वो कल रंक हो सकता है। अपने पद और पैसे का घमंड कभी मत करना, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आपको क्या लगता है, क्या दीनानाथ को शालिनी के साथ चले जाना चाहिए था, या उन्होंने अपने आत्मसम्मान को चुनकर सही किया? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।